नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारी फोर्थ वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, किस तरह की लैंग्वेज है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक की पहली वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी की पूरी इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ जाकर आप अब तक की जो भी वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा जो है उसका क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। तो सबसे पहला है आपका रिसेप्टिव, यानी कि ग्रहण करने वाला। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो नेचर है वो ग्रहण करने वाला नेचर है। ये ग्रहण करती रहती है। किस तरह से ग्रहण करने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये और अन्य लैंग्वेजेस से वर्ड्स को अपने अंदर लेती रहती है, नए नए वर्ड्स को दूसरी भाषाओं से अपनाती रहती है। इंग्लिश में आपने कई वर्ड्स ऐसे देखे होंगे जो खुद के इंग्लिश के नहीं हैं, वो किसी दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश ने एडोप्ट किए हैं। ये एक इसके सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर हम इसको कह सकते हैं। देखते हैं, रिसेप्टिवनेस यानी कि ग्रहण करना इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो ग्रहण करना है ये इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश भाषा की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक नेचर प्रकृति हम कह सकते हैं कि इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स ओपन डोर पॉलिसी। इसकी अपनी एक पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी, कि नए नए शब्द किसी भी भाषा के हो वो अपना लेती है तुरंत। इट हैज़ अडोप्टेड एंड एक्सेप्टेड थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें कई वर्ड्स, कई हजार वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी खुद के नहीं हैं, दूसरी भाषाओं के लिए अपनाई हुई है। जैसे यूरोपियन लैंग्वेज से अपना लिए, एशियन लैंग्वेज से अपना लिए, अफ्रीकन लैंग्वेज से, इंडियन लैंग्वेज से, जापानीज़ लैंग्वेज से, चाइनीज़ से और अन्य जो लैंग्वेजेस होती है। तो इस तरह से जो इंग्लिश है वो अलग अलग लैंग्वेजेस से, अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स को, शब्दों को अपनाती रहती है। तो ये इसका बेहतरीन नेचर है कि रिसेप्टिवनेस यानी कि ग्रहण करना। इस तरह से आपके CTET या कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश का किस तरह का नेचर है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपको दे देंगे रिसेप्टिव, तो उसमें आपको रिसेप्टिव पर टिक करना है। नेक्स्ट है नेचर जो है हेट्रोजीनियस। अभी आपने ऊपर देखा है कि कई लैंग्वेजेस से, कितनी भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी भाषाओं से नए नए वर्ड्स को अपनाती रहती है इंग्लिश। इसी कारण जो इंग्लिश भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये हेट्रोजीनियस है, यानी कि कई भाषाओं के शब्द, कई भाषाओं के जो वर्ड्स हैं वो इसमें इंक्लूड हुए हैं, सम्मिलित हैं। इसीलिए हम इस लैंग्वेज को हेट्रोजीनियस लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं। एज इंग्लिश कंटेन्स वोकेबलरी फ्रॉम मैनी लैंग्वेज। बहुत सारी अन्य लैंग्वेजेस से, अन्य भाषाओं से वोकेबलरी इंग्लिश ने ली हुई है। तो प्रकृति में कैसी हो गई, हेट्रोजीनियस हो गई। इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में तो क्या होता है कि जब इंग्लिश दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स अपनाती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फ्रेंच वर्ड है टूर और एक लैटिन भाषा का वर्ड है टूरिस्ट। इसको जब इंग्लिश ने अपनी लैंग्वेज में अपनाया, एडोप्ट किया, तो उसको चेंज करके क्या कर दिया, टावर इसको हम बना दिया इंग्लिश में। तो किसी और लैंग्वेज से जब वर्ड लेती है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देती है कभी कभी, कुछ कुछ केसेस में, हर एक केसेस में नहीं। कुछ कुछ केसेस में तो सेम टू सेम डिट्टो अपना लेती है और कुछ कुछ केसेस में उसको चेंज कर देती है, उसकी स्पेलिंग वगैरह को। नेक्स्ट नेचर है, अगली प्रकृति जो है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो है सिस्टमेटिक। जो इंग्लिश है वो एक सिस्टमेटिक ढंग में है, उसके अपने साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, अपनी एक स्ट्रक्चर है, पूरे एक सिस्टमेटिक वे में काम करती है। इसके बाद है यूनिक। हर भाषा अपने आप में यूनिक होती है, इंग्लिश भी अपने आप में यूनिक है बिल्कुल। ना ही तो इंग्लिश को हम कह सकते हैं कि जर्मन भाषा की तरह है, अरेबिक भाषा की तरह है या ग्रीक भाषा की तरह है, नहीं। इंग्लिश इज इंग्लिश, अपनी एक यूनिक है, अपने आप में पूरी तरह से एक अद्वितीय है, यानी कि बिल्कुल एक इकलौती है। इसकी जैसी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। हर एक भाषा अपने आप में यूनिक होती है।
हम ये नहीं कह सकते हिंदी इंग्लिश की तरह है या इंग्लिश हिंदी की तरह है या हिंदी कन्नड़ की तरह है, नहीं। हर एक भाषा के अपने ध्वनि होती है, अपने वर्ड्स होते हैं, अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सब चीज़ अपनी अलग अलग होती है। तो इंग्लिश भी यूनिक है। इसके बाद है डायनामिक। डायनामिक का मतलब यहाँ पर लिया गया, डायनामिक का वास्तविक अर्थ होता है गतिशील, यानी कि जो गति करता रहता है। यहाँ पर डायनामिक का मतलब है चेंजेबल, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डायनामिक है। इसका मतलब ये हो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम, समय के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड बन गया तो बन गया, ये कभी ज़िंदगी भर चेंज नहीं होगा, नहीं। समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार जो वर्ड्स होते हैं, जो इंग्लिश भाषा है वो चेंज होती रहती है, अपने आप में परिवर्तन होते रहते हैं उसमें। जैसे यू है, वो आज की अगर मॉडर्न फॉर्म में देखें तो उसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपल यू से डिनोट कर देते हैं। वाई और यू की बजाय सिंपल एक यू वर्ड से ही उसको डिनोट कर देते हैं। जैसे एज सुन एज पॉसिबल होता है, उसको हम आज फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ASAP लिख देते हैं, उसका मतलब हो गया एज सुन एज पॉसिबल। तो मतलब क्या है कि चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिवर्तन को ये एक्सेप्ट ना करें, ये हर परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो डायनामिक है, गतिशील है, यानी कि चेंजेस आते रहते हैं। क्रिएटिव है, ये क्रिएटिव है, इंग्लिश इज हाईली क्रिएटिव लैंग्वेज। इसका सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लिटरेचर है अपने आप में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी है इसकी, प्रोज की, पोइट्री की। तो ये अपने आप में क्रिएटिव है। इससे साइंस फिक्शन, ड्रामा, सॉन्ग्स, बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स हुई हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव। अब आपने सबसे पहले देखा था रिसेप्टिव, कि जो इंग्लिश है वो दूसरी भाषाओं से वर्ड्स ले लेती है, तो वही है प्रोडक्टिव भी है, यानी कि उत्पादन भी करती है। ये इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं, उसके वर्ड्स से कोई भी हजारों या लाखों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इंग्लिश का एक नेचर ये भी है कि वो प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक, यानी कि सिंबल्स। अपने इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अपने सिंबल्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी तरह को वर्ड्स, फ्रेजेस, उसके अपने हर एक चीज़ के अपने अपने सिंबल्स हैं। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल। मॉडिफिएबल, नेक्स्ट है आपका मॉडिफिएबल, यानी कि मॉडिफाई होती रहती है, टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाई होती रहती है, यानी कि नवीनीकरण इसमें आता रहता है। ऐसा नहीं है कि पुराने से जो चलता आ रहा है वही चीज़ रहेगा, नहीं, नवीनीकरण इसमें आता रहता है, मॉडिफाई इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल, यानी कि इसमें अपनी पूरी की पूरी ग्रामर है, पूरी स्ट्रक्चर है, रूल्स हैं सारे के सारे, इज, आर, एम, हैज, हैव, वॉज, वर, सारे के सारे अपने रूल्स हैं कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये है इंग्लिश भाषा की नेचर, यानी कि प्रकृति। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये कह रही हूँ कि जो इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ है, ये चाहे आपके पास बीएड में सब्जेक्ट हो या ना हो, आपके लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में नहीं है तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़रूर आने वाली है। CTET, UP TET, बाकी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में जो इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन होता है उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये पूरा बेसिक है, इन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन बन के निकलते हैं। आप CTET में जाते हैं, अलग से बुक खरीदते हो और वहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आता। उससे बेटर ये है कि बीएड में ही अपना बेस को जो है वो मजबूत बनाकर चलिए, स्ट्रॉन्ग बनाकर चलिए। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए